अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के थर्ड लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स इन अलजबरा, जो कि आई एन हेस्टन की बुक से सेकंड एडिशन है, इसमें से डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सेट थ्योरी क्या होती है और इसके कुछ नोशंस डिस्कस की थी, यानी कि सेट थ्योरी की कुछ अलामात, कुछ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी। ये हमने सारा का सारा सेट थ्योरी के एक टॉपिक में, जो कि 1.1 टॉपिक था, उसमें डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मैपिंग्स। मैपिंग क्या होती है, उससे पहले जो सेट थ्योरी की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे मैपिंग्स, जो कि 1.2 में है, टॉपिक नंबर 1.2 में, जो कि टॉपिक्स इन अलजबरा की बुक में से है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको ए क्रॉस बी की शक्ल में लिखा जाता है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, सारे के सारे ऑर्डर पेयर किसके, जो कि ए कॉमा बी की शक्ल में लिखे जा सकें। और स्मॉल ए कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल ए में से, और स्मॉल बी कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल बी में से। तो इस तरह से सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको ए क्रॉस बी की शक्ल में लिखा जाता है। तो इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होंगे, जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। तो इस तरह से मैंने ये भी बताया था कि ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं सेट की शक्ल में, और इसमें ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी होगा, और ए बिलोंग करता होगा कैपिटल ए से और स्मॉल बी बिलोंग करता होगा कैपिटल बी से। तो इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, जो कि ए क्रॉस ए लिखा जाता है। तो अगर फाइनाइट हो हमारे पास एन एलिमेंट्स हों ए में, तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अगर ए में एन एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। और इस तरह से जिसमें दोनों एलिमेंट सेम होंगे उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, या डायगोनल ऑफ ए क्रॉस ए कहा जाता है। जिसमें दोनों एलिमेंट सेम होते हैं उसको डायगोनल ऑफ ए क्रॉस ए कहा जाता है। तो इसके बाद बेटे इक्वलेंस रिलेशन, उससे पहले हमने कहा रिलेशन क्या होता है। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले लिया जाए, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी का अगर सबसेट लिया जाए तो उसको हम रिलेशन कहते हैं। अब उसके बाद रिलेशन के बाद एक ख़ास किस्म रिलेशन होती है जिसको हम इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं। ये आर रिलेशन उस सूरत में होगा अगर ये सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट सबसेट लिया जाए तो उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो अब इक्वलेंस रिलेशन वो वाला रिलेशन होगा जिसमें हमारे पास वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट हो, यानी कि ऐसा सबसेट आर ए क्रॉस ए का सबसेट हो, इज सेड टू बी इज सेड टू बी डेफिनेट डिफाइन एन इक्वलेंट रिलेशन, जिसको हम इक्वलेंट रिलेशन कहेंगे ऑन ए पर इक्वलेंस रिलेशन कहेंगे इफ़, जिसमें ए कॉमा ए हर एक के लिहाज से एग्जिस्ट करता हो। यानी कि अगर आर के ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो आर में 1,1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 2,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 3,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि इस तरह से ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। स्मॉल ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट होता है, कैपिटल ए का मतलब सेट होता है। तो इसके लिए सब के लिए सेम एलिमेंट्स के लिहाज से ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है आर में, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, तो इसी तरह से हमारे पास बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन की दूसरी किस्म दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्शन कहा, दूसरी प्रॉपर्टी में सिमेट्री कहा, तीसरी प्रॉपर्टी में ट्रांजिटिव कहेंगे। यानी कि ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट करे, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो इस तरह से ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करे। तो इस तरह से ट्रांजिट हो जाए, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो ए से डायरेक्ट सी पे चले जाएं, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये तीनों होल्ड करती हों तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं हर एक के लिहाज से अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके बाद है
इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, जिसको हम बाइनरी रिलेशन ये है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की एक और डेफिनेशन, इसको हम टिल्ड की शक्ल में लिखते हैं, ये टिल्ड है, इसको रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्ड जब यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसमें ए का ए के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, दूसरे नंबर पे ए का बी के साथ अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो बी का ए के साथ भी एग्जिस्ट करे, और इसी तरह तीसरे नंबर पे ए का अगर बी के साथ एग्जिस्ट करता है और बी का सी के साथ एग्जिस्ट करता है तो ए का सी के साथ भी रिलेशन एग्जिस्ट करे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि पहली प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे सिमेट्री किस चीज़ को कहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को, और थर्ड प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों प्रॉपर्टी का अलग-अलग नाम है। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। एक है एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं एस बी एन एनी सेट एंड डिफाइन। तो ए सिमेट्री ए टिल्ड बी, जो कि हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है, ऐसा है ए और बी एस में से हैं। दूसरे नंबर पे ए और बी के साथ रिलेशन इस तरह से इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन है, और ए इज इक्वल टू बी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ए बराबर है बी के, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अब ये हमने देखना है क्या ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, और इसी तरह सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तीसरे नंबर पे चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो इस तरह से ये तीनों रिलेशन होंगे तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो इसके लिए तीनों चीज़ें चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए बी होता है, तो इसका मतलब है पहला रिलेशन भी एग्जिस्ट कर गया। दूसरा ए इज इक्वल टू बी होगा तो बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तो इस तरह सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर गई। तीसरे नंबर ट्रांजिटिव, अगर ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो इस तरह से ए इक्वल टू होगा सी के, तो ये भी। तो इस तरह से ये दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इंटीजर है हमारे पास डिफाइंड, ए टिल्ड बी ए माइनस बी डिफाइंड है, तो यानी कि ए रिलेशन बी कैसा डिफाइंड है, जो कि हमारे पास ए माइनस बी की शक्ल में डिफाइंड है। तो अब देखें ए माइनस ए करें तो वो ज़ीरो, वो भी इवन है। अब ए माइनस बी कहता है ए माइनस बी इवन होगा, इवन इंटीजर, तो ये इवन इंटीजर होगा, इज एन इवन इंटीजर। तो यही देख सकते हैं सेम तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव की। तो इस तरह से नेक्स्ट में भी एंड फिफ्थ एग्जांपल में भी। इसके बाद एक नई डेफिनेशन है, ए कोई सेट हो, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है। ए कोई सेट हो, अगर ए कोई सेट है और ये हमारे पास टिल्ड जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए के ऊपर ये इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी है। तो दूसरे नंबर पे अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, और ये एक एलिमेंट की होगी। एक एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास उस सूरत में कहलाएगी कि जो हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें एक्स एलिमेंट होंगे, एक्स ए में से बिलोंग करते होंगे, और ये एक्स सारे के सारे इक्विवेलेंस होंगे एक स्मॉल ए के, और स्मॉल ए किसका एलिमेंट है, ए कैपिटल का। तो एक्स भी ए कैपिटल का एलिमेंट है, यानी कि ए जितने एक्स के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि ए के जितने एलिमेंट्स के साथ इक्विवेलेंस होगा तो उसको हम इक्विवेलेंस क्लास में रखेंगे। जैसे कि इन एग्जांपल जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट slides, the example is that what are the equivalence class of this. In example 1.1, the equivalence class of A consists of A itself, तो इसके ऊपर ए के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक ही एलिमेंट इसमें होगा जो ए अपने ही इक्विवेलेंस होगा। तो अगर 1.1.2 देखा जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स ऑफ a प्लस 2m। तो a प्लस 2m जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि a प्लस 2m जितने भी सारे बनेंगे, तो इसको m क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। तो इस तरह से ए एलिमेंट के लिहाज से ये चेक किया जा सकता है। ज़ीरो के लिहाज से अगर देखेंगे तो हम ए की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो एस सो ऑन देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो आज का टॉपिक है मैपिंग।
मैपिंग ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमारे पास दो सेट्स के दरमियान में होता है। मैपिंग इज़ अ कंसेप्ट वन सेट टू एन अदर इनटू अनदर, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग होती है। ऐसे कंसेप्ट को मैपिंग कहते हैं जिसमें हम दो सेट्स को आपस में रिलेट करते हैं। तो अब हम ऐसे सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल नोशन ऑफ द रंस, तो हम ये मैथमेटिक्स में ये यूनिवर्सल नोशंस हैं। तो अब हम इसको जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दो सेट्स को आपस में रिलेट किया हुआ है जिसमें y आंसर आ रहा है और x की वैल्यूज पुट करने से आंसर आई जा रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं हम, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हो कहीं पे भी, तो अब ये देखें ये मैपिंग है। तो y इज इक्वल टू लिखा हो एफ ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हैं ये भी एक मैपिंग है। एफ ऑफ एक्स, एक्स के एलिमेंट्स को पुट करते हैं, वाई के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है एक्स के एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं, यानी कि सेट ये जो सेट जिसमें एक्स के एलिमेंट्स हैं वो रिलेट हो रहे हैं वाई एलिमेंट्स जिस सेट में है, इस तरह से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये क्या चीज़ होती है। तो रूल, ऐसे रूल को जो एसोसिएट्स दी ईच एलिमेंट इन एस, अब कैसी मैपिंग होगी अगर S से T की तरफ मैपिंग है, अगर S से T की तरफ मैपिंग है तो अब ये एसोसिएट्स दी ईच एलिमेंट ऑफ S, जो कि S के हर एलिमेंट्स को एसोसिएट करेगा, जोड़ेगा, तो अ यूनिक एलिमेंट T इन कैपिटल T, तो हर यूनिकली एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। मतलब ये कि हम अगर मिसाल के तौर पर हम बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ते थे, एक सेट है जिसका नाम है कैपिटल X, और इसी तरह से एक और सेट है जिसका नाम है कैपिटल Y। यहाँ पे जैसे इस सेट को S नाम दिया है, इस सेट को T नाम दिया है, तो हमारी मैपिंग S से T के सूरत में इस सूरत में होगी कि एक तो पहले नंबर पे S का एवरी एलिमेंट यूज़ हो, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मैपिंग में यूज़ हो रहे हो। दूसरे नंबर पे हर एलिमेंट्स का यूनिकली मैप बना रहा हो, यानी कि इसमें जो एलिमेंट इसका हो यूनिक हो, यानी कि डबल एलिमेंट्स ना आ रहे हो। यानी कि ये देखें, अगर इसका आंसर 1 भी आ रहा है, इसका आंसर 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास यूनिक आंसर आ रहा हो तो ऐसी मैप को हम फंक्शन कहते हैं। वी शैल डिफाइन अ मैपिंग सम टाइम more formally and precisely, but the purpose of the definition is to allow to think and, तो इस तरह से हम ये इसकी डेफिनेशन को करेंगे। तो इसके बाद है, जैसे हम देखें अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसको हम देख सकते हैं ये इस तरह से, ये ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। यानी कि अगर पहले एलिमेंट को x पुट किया है तो ऑर्डर पेयर्स x, एक्स स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर मैपिंग एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, वी लुक एट द पॉइंट इन द ग्राफ whose फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज a। तो हम पहले नंबर पे अगर a की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो x इज इक्वल टू a पर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पे a है तो ये देख लेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू a पर फंक्शनल वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, बाकी ये बहुत ही आसान सा काम है। इसके बाद है डेफिनेशन S एंड T। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो तो अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये हमारे पास मैपिंग है ऑफ एसोसिएटेड विद द ऑर्डर पेयर्स, then a mapping from S to T is a subset of M of S cross T such that, अब ये मैपिंग की ही एक और डेफिनेशन है जो कि ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में दी गई है। ऑर्डर पेयर्स में यानी कि पहला एलिमेंट
जो होगा वो एवरी एलिमेंट यूज़ हो रहा होगा, और दूसरे नंबर पे यूनिक टी के एलिमेंट्स यूनिक होंगे। यानी कि ये नहीं है कि एस कॉमा टी भी हो और एस कॉमा टी वन भी हो। तो इस तरह से एस के साथ एसोसिएट जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिकली एसोसिएट होंगे। मैपिंग एज अ रूल विच एसोसिएट विद एनी एलिमेंट्स एस इन कैपिटल एस एंड सम एलिमेंट्स इन टी, the rules being associate are map s belong to capital S with t belong to capital T if and only if s comma t belong to m। तो s comma t belong to m करे तो इस तरह से हम इसको मैप को ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, सिग्मा जैसे कि सिग्मा फ्राम s टू t है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है सिग्मा फ्राम s टू t। तो ये सिग्मा इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है। तो जब हम एलिमेंट्स को लिखते थे बचपन में, जब लिखते थे तो हम ये कहते थे जैसे y था या t है, t को हम अगर लिखना चाह रहे हैं तो t को हम लिखते थे f ऑफ s, यानी कि s का s एलिमेंट पुट करें तो अगर t आ रहा है तो इस तरह से लिखा जाता था। तो ये t है एलिमेंट, अगर ये t है तो t इज इक्वल टू एफ ऑफ s, इस तरह से लिखा जाता था। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ s, इसको पढ़ा जाता है और ये s सिग्मा हमने लिख दिया। तो हम ये ज़्यादातर राइट साइड पे लिखते हैं जो मैपिंग है, और ये सिग्मा मैपिंग ऑन द राइट, तो ये यहाँ इस बुक में राइट साइड पे लिखा जा रहा है। तो जिसको हम पढ़ेंगे ऐसे सिग्मा ऑफ s इज इक्वल टू टी है, यानी कि t इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ s, इस तरह से अलजबरिकली इसको भी लिखा जाता है। तो इसके बाद है आइडेंटिटी मैप क्या होती है। ऐसी मैप को आइडेंटिटी मैप कहते हैं जिस पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही वैल्यू आंसर आ जाए। जैसे कि जो हमारी जैसे ये आई आइडेंटिटी मैप है, ये आई एस से एस की तरफ होती है, और ये आई ऑफ एस किया जाए तो वो स्मॉल एस ही आंसर आ जाता है, यानी कि वही का वही आंसर आ जाता है। तो इसको हम आइडेंटिटी मैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में एक और है S एंड T बी एनी टू सेट्स, और ये हमारे पास T नॉट कोई और एलिमेंट है T का, डिफाइंस ऐसे डिफाइन किया गया है S से T की तरफ, और ये T ऑफ S किया जाए तो स्मॉल T नॉट आता है, टा ऑफ S किया जाए तो इस तरह से ये एवरी S के लिए ये एक और एग्जांपल्स है। इस तरह से काफ़ी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का है जो कि t इज इक्वल टू जे क्रॉस जे से इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर गिवन रैशनल नंबर s। तो ये s जो है m/n की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो हैज़ नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा, तो इसको इस तरह से टा ऑफ s इज इक्वल टू m/n, तो इस तरह से लिख दिया। एक और एग्जांपल्स है जे क्रॉस जे की, तो ये आप लोग खुद देख लेंगे। इसके बाद है addition in J itself represented in the term of mapping J cross J into J। अगर J क्रॉस J से J की तरफ ही आ जाए तो मतलब ये कि हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी कि रिलेशन अप्लाई किया, J क्रॉस J के ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में एलिमेंट्स लिए और उसके बाद आंसर खुद J में ही आ गया, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, यानी कि दो एलिमेंट्स लिए जाएं, उनको आपस में ऑपरेट किया जाए उसी के दो एलिमेंट्स को, तो आंसर जे की शक्ल में ही आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। गिवन दैट मैपिंग अगर S क्रॉस S टू S हो तो कुड बी यूज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टैरिक की शक्ल में यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। ए स्टैरिक B इज इक्वल टू सी है, तो ए टा ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जे क्रॉस जे से इनटू जे ही आंसर आ जाए, यानी कि ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमें पता है जे क्रॉस जे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे। ऑर्डर पेयर्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे, किसी भी ऑपरेशन के जरिए से ऑपरेट करने के बाद अगर आंसर जे में ही आ जाता है तो इसका मतलब है उस जे के लिहाज से ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस होगा। तो इस तरह से हम अगर एस के लिहाज से तो एस बाइनरी ऑपरेशन होगा।
तो इसको स्टेरिक की शक्ल में, हम ज़्यादातर प्रोडक्ट की शक्ल में देते हैं। तो इसके बाद है बेटे ऑन टू मैप कब होगी, जब हमारे पास बी के भी सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हो। तो द मैपिंग टा ऑन ऑफ एस इंटू टी, अगर मैप है टी इफ गिवन टी बिलोंग टू कैपिटल टी देयर एग्जिस्ट द एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि एस का कोई ना कोई एलिमेंट टी के एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता हो, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स मैपिंग में यूज हो रहे हो, टी के भी सारे एलिमेंट, यानी कि एक जैसे हम फंक्शन बनाते हैं, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स तो यूज हो रही होते हैं, तो दूसरे सेट के भी एलिमेंट सारे यूज हो रहे हों, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑन टू मैपिंग है। तो इस तरह से इसको हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो ये चंद एग्जांपल्स भी हैं ऑन टू मैपिंग की। इसके बाद वन वन मैपिंग, अगर हम दो नॉन इक्वल एलिमेंट्स लें तो इनके ऊपर मैपिंग ली जाए तो वो भी नॉन इक्वल आए, यानी कि डिस्टेंट एलिमेंट हैव डिस्टेंट इमेजेस, हर एक एलिमेंट्स की डिस्टेंट इमेजेस हो, यानी कि अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट है S1 और S2 तो इसके ऊपर मैप टा ऑफ S1 और टा ऑफ S2 ये दोनों मैप्स भी डिफरेंट हों, तो उसको हम कहते हैं वन वन मैपिंग। तो इसको वन वन मैपिंग कहा जाता है। तो अब ये एक एग्जांपल के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिशन ऑफ टा, सिग्मा एंड टा कंपोजिशन कैसे होती है। तो अगर S के एलिमेंट्स हमारे पास x1 x2 x3 है और t इज इक्वल टू S हो, यानी कि t के एलिमेंट S के बराबर ही है, तो सिग्मा फ्राम S टू S हो बी डिफाइंड एज सिग्मा ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, सिग्मा ऑफ x2 x3 और सिग्मा ऑफ x3 इज इक्वल टू आ जाएगा x1। तो इसी तरह से टा जो है वो S से S1 है, S से S है, तो इसका मतलब है टा ऑफ x1 के बराबर आएगा, टा ऑफ x2 x3 के बराबर आ जाएगा, इसी तरह से टा ऑफ x3 जो कि x2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये टा से टा एक मैपिंग डिफाइन की हुई है, ये गिवन मैपिंग है। अगर हम कंपोजिशन लें तो इसका मतलब है सिग्मा ऑफ टा, यानी कि पहले x के ऊपर सिग्मा अप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा वो टा उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इस तरह से आंसर जैसे ये देख सकते हैं आप, गिवन चीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें गिवन हैं, डिफाइंड ऐसे है। तो x1 पर सिग्मा यानी कि सिग्मा ऑफ x1 जब अप्लाई होता है तो x2 आंसर आता है। तो यहाँ पे देखें सिग्मा ऑफ x1 अप्लाई हुआ तो x2 आंसर आ गया। अब x2 के ऊपर दोबारा टा अप्लाई हुआ तो x2 के ऊपर टा अप्लाई होगा तो x3 आंसर आएगा, तो x3 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कंपोजिशन हमारे पास ये एक डिफाइंड कंपोजिशन हो गई, इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए इसको कंप्यूट किया जा सकता है। तो सिग्मा ऑफ टी यानी कि इसका मतलब है ये जो ओ लिखा है पहले, इसका मतलब है ये सिग्मा अप्लाई होगा इसके ऊपर, फिर ये टा अप्लाई होगा। तो इस तरह से एज ऑन। तो दूसरी तरफ से टा पहले अप्लाई करने के बाद फिर सिग्मा अप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर सेम नहीं आया, तो इसका मतलब है ये कमोटेटिव नहीं है, कंपोजिशन तो कमोटेटिव नहीं होती। तो इसके बाद एसोसिएटिव लॉ इन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आप देख सकते हैं क्या है, अगर सिग्मा एस से टी है और टा जो है टी से यू, टी से यू है और ये म्यू है जो यू से वी है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंपोजिशन तीन हमने अप्लाई कर दी हैं। पहले ये दोनों पहले अप्लाई होंगी, फिर ये अप्लाई होगी, पहले ये दोनों अप्लाई होंगी, फिर ये अप्लाई होगी। तो इस तरह से ये आंसर हमारे पास सेम आता है। तो इसका प्रूफ भी देखा जा सकता है, बहुत ही इजी प्रूफ है, तो आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद है अगर सिग्मा कोई एस से टी हो और टा टी से यू हो, तो इसका मतलब है अगर ऑन टू हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ सिग्मा एंड टा ऑन टू, अगर ये दोनों ऑन टू हैं तो ही कंपोजिशन ऑन टू होगी। ये बहुत ही आसान सा मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह से कंपोजिशन 1 1 होगी अगर ये दोनों टा और सिग्मा दोनों के दोनों 1 1 हैं, यानी कि 1 to 1 हैं तो 1 to 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको भी चेक किया जा सकता है बहुत ही आसान से वे में। तो सबसे पहले तो पार्ट 2 वही प्रूव ओनली पार्ट 2 के लिए क्या होता है, 1 1 के लिए मैंने क्या कहा था, डिस्टेंट एलिमेंट लें तो इमेजेस भी डिस्टेंट आए। S1 नॉट इक्वल टू S2 ले लिया हमने, तो बाय दी 1 1 क्रॉसपोंडेंस, इसका मतलब है
सिग्मा ऑफ S1 इज नॉट इक्वल है सिग्मा ऑफ S2 के, और इसी तरह से हमारी टी के लिहाज से भी आप देख सकते हैं डिस्टेंट एलिमेंट हैं, तो S1 सिग्मा ऑफ S1 और इसी तरह से उसके ऊपर टा ऑफ अप्लाई होगा, तो ये दोनों भी डिफरेंट हैं। तो दिस इज़ तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास 1 1 होंगी, तो ही ये 1 1 होंगी। इसके बाद है इफ़ S इज़ नॉन एम्प्टी सेट, A of S is the set of all the 1 1 mapping of S onto itself। तो A of S कौन सी मैपिंग्स होंगी, जो सारे के सारे जिसमें हमारे पास ये नोशन है एक डिफाइन की गई है, तो A of S जिसमें सारी की सारी मैपिंग ऑफ S onto itself, यानी कि S की S से सारी 1 to 1 मैपिंग्स ये इसमें होंगी। तो इंटरेस्ट में ये प्ले द सेंट्रल रोल ऑफ यूनिवर्स टाइप ऑफ रोल एंड कंसिडर द मैथमेटिकल सिस्टम नॉन एज ग्रुप। तो इस तरह से ये ग्रुप में बहुत मैथमेटिकल सिस्टम में ये चीज़ें काम आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर सिग्मा टा और म्यू आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफ एस, यानी कि ये अगर मैपिंग्स हैं ए ऑफ एस की सारी के एस से इटसेल्फ की तरफ, यानी कि मैपिंग्स हैं, तो सिग्मा कंपोजिशन टा लिया जाए इज इन ए ऑफ एस, तो ये भी ए ऑफ एस में होगा, और इसी तरह से सिग्मा ऑफ कंपोजिशन ऑफ टा और कंपोजिशन ऑफ म्यू लिया जाए तो ये इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता होगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आई एग्जिस्ट करता होगा जिसमें हमारे पास सिग्मा आई से कंपोजिशन की जाए या आई की कंपोजिशन सिग्मा से की जाए तो वो सिग्मा ही आंसर आता है। इसी तरह से एक ऐसा एलिमेंट भी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसमें हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट होगा, अगर ये उसके साथ इन्वर्सली अप्लाई होगा तो इस तरह से, या ये उसके साथ अप्लाई हो या वो उसके साथ अप्लाई हो, तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, शायद आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में, इसीलिए मैंने ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी थी, दूसरी एसोसिएटिव थी, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, चौथी इन्वर्स की एग्जिस्टेंस थी। इन्वर्स एग्जिस्टेंस शायद लाइट ना होने की वजह से नहीं बता हुआ था। तो ये हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता है इन्वर्स एलिमेंट जो उस ओरिजिनल एलिमेंट का जिसका ये इन्वर्स है उसके साथ अप्लाई होगा तो आंसर आइडेंटिटी दे जाएगा। जैसे 2 के साथ एडिशन के लिहाज से -2 को अप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास आंसर 0 दे देता है, तो इसका मतलब है 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 है और -2 का एडिटिव इन्वर्स +2 है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से लिहाज से भी देखा जाए अगर, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है। तो इस तरह से क्योंकि ये अब जब हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आंसर आ रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं ऐसे। तो इसी तरह से आगे आप लोगों के पास ये एग्जांपल्स हैं जो कि प्रॉब्लम सेट हैं 16 to 17 ये पेजेस पर हैं, और आखिरी क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने करने हैं डू योरसेल्फ। और आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।